हेलो डियर स्टूडेंट्स। कल 5 अगस्त है। कल जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे की समाप्ति का 1 वर्ष हो रहा है। इसी को ध्यान में रख करके ये लेक्चर रिकॉर्ड किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इससे काफ़ी लाभान्वित होंगे। देखिए शीर्षक देखिए, जम्मू कश्मीर 5 अगस्त अनुच्छेद 370 व इसका अभिनिषेध। अभिनिषेध माने एब्रोगेशन, यानी इस विशेष दर्जे को समाप्त किया जाना तथा इसका बहुआयामी प्रभाव, एक विश्लेषण। अब आगे देखिए, जम्मू व कश्मीर राज्य को भारतीय संविधान के भाग 21 के अधीन अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ था। दूसरे शब्दों में इसके अंतर्गत जो है वो विशेष उपबंध की व्यवस्था है, अंतरणकालीन उपबंध की व्यवस्था है। और इसके अंतर्गत ऐसे उपबंध रखे जाते हैं जो कुछ समय यानी टेम्पोरेरी हो, ट्रांजिशनल हो और स्पेशल हो। टीटीएस बोलते हैं इसको। उसी के अंतर्गत ये 370 रखा गया। इसी के अंतर्गत 371 भी रखा गया है। तो कई विरोधी दल के नेता ये कहते हुए सुने गए कि भाई 371 को आपने क्यों नहीं छेड़ा। तो उसके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। 370 371 दोनों विशेष दर्जे से संबंधित हैं, लेकिन 370 एक खास अर्थ में विशेष दर्जे वाला वो वाली स्थिति प्रदान करता था जम्मू कश्मीर को। यानी जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य भारत का था जिसका अपना अलग संविधान था और उसके लिए कुछ अलग से और भी प्रबंध किए गए थे। जैसे वहाँ के संविधान में संशोधन का अधिकार संसद को नहीं था। वहाँ की पार्लियामेंट, वहाँ की जो विधानमंडल थी, स्टेट लेजिस्लेचर, वह 2/3 बहुमत से ही उसका संशोधन कर सकती थी। वहाँ के राज्य की सीमा में कोई भी छेड़छाड़ बिना वहाँ के संविधान सभा के अनुमति के या वहाँ के विधानमंडल के अनुमति के केंद्र सरकार नहीं कर सकती थी। तो ये सब कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वहाँ के लिए विशेष थी। अब देखिए, इसके निम्नलिखित लाभ थे। राज्य का अपना संविधान था। उस संविधान में संशोधन का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास ही था। संसद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी। आपको मैंने जैसा बताया, वहाँ संशोधन जो है वहाँ वहीं विधानमंडल के द्वारा 2/3 बहुमत से किया। विधानमंडल मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार कि वहाँ 2 सदन थे, निचला सदन और ऊपरले सदन। तो ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अगर 64 सीटों को छोड़ दिया जाए तो वर्तमान में इस समय वहाँ 87 जो विधानसभा की सीटें थी वो थीं। और जो बदलाव किया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग किया गया है, जम्मू कश्मीर को एक में रखा गया है, लद्दाख को अलग किया गया है, तो इसी 87 को उसमें बांट दिया गया है। और विधान परिषद की व्यवस्था ही समाप्त हो गई जिसमें 36 मेंबर हुआ करते थे। तो अब देखिए, उस संविधान में संशोधन का अधिकार राज्य विधानमंडल के पास ही था। संसद इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकती थी। और जैसा हमने बताया, वहाँ के विधानमंडल के पास ही अधिकार था कि वह 2/3 बहुमत से इसमें संशोधन कर सके। आगे देखिए, संसद राज्य की मर्जी के बिना उसकी भौगोलिक सीमा में कोई बदलाव नहीं कर सकती थी। आगे देखिए, शेष भारत में लागू व संसद द्वारा पारित, जैसे भारतीय दंड संहिता है, जैसे संविदा संबंधी कानून है, कॉन्ट्रैक्ट लॉज हैं, निजी कानून है, जैसे वो विवाह, तलाक या मुआवजे आदि से संबंधित, या सूचना के अधिकार से संबंधित कानून, या भ्रष्टाचार निरोधक कानून या निवारक कानून जो संसद ने बनाए थे, ये सब वहाँ लागू नहीं होते थे। अब आगे देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 व भाग 3 के उपबंधों को छोड़कर शेष उपबंध वहाँ तभी लागू हो सकते थे जब वहाँ संविधान सभा, जो 17 नवंबर 1956 को ये मसौदा प्रस्तुत करने के बाद, वर्तमान संविधान जो राज्य का था 5 अगस्त 2019 के पहले तक, उसको यानी प्रभावी हुआ 31 अक्टूबर से, तो आप कह सकते हैं 31 अक्टूबर 2019 के पहले तक जो वहाँ व्यवस्था थी, वह व्यवस्था वास्तव में ऐसी ही थी कि उसमें अगर भारतीय संविधान का कोई भी उपबंध वहाँ विस्तारित करना होता था तो या तो उस संविधान के अंतर्गत राज्य विधान मंडल की अनुमति लेनी होती थी, या वहाँ विधानसभा जो गठित की गई थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, उसकी अनुमति लेनी होती थी। लेकिन चूंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 17 नवंबर 1956 को ही भंग कर दी गई थी, तो उसके बाद तो वहाँ केवल विधानमंडल ही बच जाता था। कुल मिलाजुला के कहने का मतलब यह है कि अनुच्छेद 1 को लागू करने के लिए और भाग 3 को लागू करने के लिए वहाँ किसी राज्य विधानमंडल के या किसी संविधान सभा के सिफारिश की जरूरत नहीं होती थी। अब आगे देखिए, इनके अतिरिक्त राज्य सरकार व वहाँ के विधानमंडल द्वारा राज्य की नागरिकता, गवर्नर शासन, संघीय कानूनों की सीमा के निर्धारण या उनके प्रभावशीलता, इफेक्टिवनेस,
आदि के संबंध में आदेश जारी किए कानून बनाए जा सकते थे। केंद्र सरकार को वहां अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लागू करने का अधिकार नहीं था। केंद्र सरकार वहां अनुच्छेद 365 के अंतर्गत राज्य के संविधान को निलंबित नहीं कर सकती थी। अब इसमें कुछ विशेष डेट भी हैं, जैसे 26 अक्टूबर 1947 है, जिस दिन जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह ने भारत सरकार के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अधिग्रहण पत्र पर हस्ताक्षर किए और उस हस्ताक्षर के स्वीकारोक्ति के बाद ही ये अनुच्छेद 370 की व्यवस्था की गई। 5 मार्च 1948 को महाराजा हरि सिंह ने ये तय किया कि भाई चलिए ठीक है, शेख अब्दुल्ला की जो मांग है कि वहाँ एक मंत्रिपरिषद हो और उसके हेड को प्रधानमंत्री कहा जाए और राजा की भूमिका कम हो जाए, तो उसको उन्होंने मान लिया था। इसके बाद 15 नवंबर 1949 को युवराज करण सिंह, यानी जो महाराजा हरि सिंह के पुत्र हैं, अभी भी कांग्रेस में हैं और कुछ दिन पहले तक राज्यसभा के मेंबर थे, तो इन्हीं को एक्चुअली वहाँ का टिट्यूलर हेड यानी सांकेतिक अध्यक्ष बनाया गया था और ये महाराजा को ये अधिकार दिए गए थे कि उनको मंत्रिपरिषद जो थी जिसका मुखिया वहाँ प्राइम मिनिस्टर होना था। इसीलिए जब पिछले बार लोकसभा चुनाव में 2019 में फारूक अब्दुल्ला के पुत्र उमर अब्दुल्ला ने कहा था कि भाई जम्मू कश्मीर में फिर से प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, तो उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये कह करके चुनाव प्रचार में उसका एक प्रकार से उसके ताकत को कमज़ोर करने की कोशिश किया था कि भाई एक देश और दो विधान नहीं हो सकते, यानी एक प्रधान दो विधान नहीं हो सकते, सॉरी दो प्रधान दो विधान नहीं हो सकते और एक प्रधान एक विधान ही होगा। दूसरे शब्दों में एक ही देश में दो देश जैसी स्थिति नहीं हो सकती, न दो प्रधानमंत्री हो सकते हैं। लेकिन यह व्यवस्था लागू कर दी गई थी, आपको बता रहे हैं 1949 में, एक्चुअली 1948 में ही, जैसा हमने बताया 5 मार्च 1948 को, और 25 नवंबर 1949 को बाकायदे औपचारिक रूप से युवराज करण सिंह को वहाँ का कैसरे हिंद यानी वहाँ के अध्यक्ष का पद दिया गया था। जम्मू कश्मीर के एक तरह से सांकेतिक अध्यक्ष का, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड का, जो हमारे राष्ट्रपति की स्थिति है। इसके बाद 26 जनवरी 1950 को जो समझौता हुआ था, जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे समझौता क्या था, वो एक तरफा उन्होंने साइन किया था। अम्बेडकर साहब यही कहते हैं कि भारत में किसी राज्य को शामिल किसी समझौते के आधार पर नहीं किया गया है, उन्होंने बिना शर्त अपने मन से भारत संघ में शामिल होना स्वीकार किया है, हालांकि वो भारत संघ से अपने मन से अलग नहीं हो सकते। तो 26 जनवरी 1950 को, जो 26 अक्टूबर 1947 को ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर वहाँ के राजा हरि सिंह ने या महाराजा हरि सिंह ने सिग्नेचर किया था, उसी के तहत यह व्यवस्था की गई कि ये जो 3 विषय हैं, जैसे कि आपके संचार संबंधी मामले हैं, रक्षा संबंधी मामले हैं, विदेश मामले हैं, इनमें केंद्र सरकार स्वतंत्र होगी कानून बनाने और इनके प्रशासन के लिए, लेकिन शेष मामलों में राज्य विधानमंडल को अधिकार मिले होंगे कि वो इन पर कानून बनाए और राज्य सरकार तदनुसार इन्हें लागू करे। तो ये इस प्रकार से ये विशेष दर्जे की जो व्यवस्था थी, वो वास्तव में जब आप कह सकते हैं ये साइन तो हुआ था 26 अक्टूबर 1947 को, और इसी के तहत 5 मार्च 1948 को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का गठन किया गया था जम्मू कश्मीर में, लेकिन वास्तव में इसे प्रभावी किया गया 26 जनवरी 1950 को। 25 नवंबर 1949 को बाकायदे जो वहाँ के युवराज करण सिंह थे, जो कि महाराजा हरि सिंह के पुत्र थे और अभी भी हैं, उन्हें एक्चुअली वही पहले वहाँ के सांकेतिक अध्यक्ष बनाए गए थे जम्मू कश्मीर के, और ये 1965 तक ये व्यवस्था चलती रही। 1965 में वहाँ के राज्य विधानमंडल ने 6ठे संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था समाप्त कर दी और उसके बाद वहाँ गवर्नर की व्यवस्था हो गई। इसीलिए जम्मू कश्मीर में गवर्नर्स रूल की भी व्यवस्था थी, क्योंकि उनका अपना अलग संविधान था और उनके हेड ऑफ स्टेट को गवर्नर कहा जाने लगा 1965 के बाद से। 1965 के पहले तक नहीं। तो 1965 के पहले तक ये सदर रियासत, मतलब जो कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी लिटन के द्वारा क्वीन विक्टोरिया को, उसी तरह की हैसियत एक्चुअली वहाँ के राजा ने हासिल कर लिया था। लेकिन उस चीज़ को बदल करके जो सदर रियासत की व्यवस्था थी वो वास्तव में सांकेतिक अध्यक्ष की थी,
तो हमने जो कैसरे हिंद बताया था एक्चुअली वो बाद में चल करके बदल गया था, वो वास्तव में सदर रियासत हो गया था। सदर रियासत का मोटा मोटी मतलब आज के हमारे राष्ट्रपति, आज के गवर्नर की है, जिसको कि क्रमशः प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले संघीय मंत्रिपरिषद और राज्य में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाले राज्य मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करना है। तो इस तरह से यह व्यवस्था लागू हुई। अब आगे देखिए, वहां अनुच्छेद 35A, चूंकि अनुच्छेद 370(1) जिसका प्रयोग करके 370(2) और 370(3) को हटाया गया है, 370(1) एक्चुअली आज भी है, क्योंकि 370(1) जम्मू कश्मीर को भारतीय संघ का हिस्सा बताता है, उसे अनुच्छेद 1 के साथ मिलाकर के पढ़ा जाता है, इसलिए 370(1) को हटाया नहीं है। लेकिन 370(2) और 370(3), 370(2) ये था कि संविधान सभा के पूर्वानुमति या पहले परामर्श लेकर के ही भारतीय संविधान के किसी उपबंध को राज्य पर विस्तारित किया जाएगा, और 370 ये 3 था कि वहाँ के संविधान सभा अगर कहती है तो फिर केंद्र जो है वहाँ 370 की व्यवस्था समाप्त कर सकता है, उसके विशेष दर्जे की व्यवस्था समाप्त कर सकता है। बीजेपी वालों का तर्क था कि भाई ऐसा है, संविधान सभा तो खत्म हो गई, तो अब तो राष्ट्रपति स्वतंत्र है, और राष्ट्रपति चूंकि संघीय मंत्रिपरिषद के परामर्श पर कार्य करता है, तो राष्ट्रपति ही सर्वे सर्वा जम्मू कश्मीर के मामले में है, और इसी के तहत उन्होंने अनुच्छेद 370(1), 367 का प्रयोग करके और इसे हटाया था 5 अगस्त 2019 को। तो देखिए, अब इसमें यह व्यवस्था भी थी कि वहां राष्ट्रपति यदि चाहे तो जम्मू कश्मीर विधानसभा के सिफारिश पर वहां के लोगों को कुछ विशेष अधिकार दे सकता है। तो ये सिफारिश 1952 में एक्चुअली जम्मू कश्मीर में जो उस समय प्राइम मिनिस्टर थे शेख अब्दुल्ला और पंडित नेहरू की सरकार के बीच एक समझौता हुआ था, और उस समझौते के अनुसार 14 मई 1954 को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान संशोधन एक आदेश के द्वारा जारी करके और 35A जोड़ दिया था। इसे कहते हैं जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू कश्मीर ऑर्डर, यानी संविधान जम्मू कश्मीर पर लागू आदेश। एक्चुअली इसी के माध्यम से वहाँ संशोधन होता रहा है, और वहाँ के आखिरी बार 1988 में ये काम किया गया था, जब राज्यसभा की अधिकारिता वहाँ बढ़ा दी गई थी। उसके बाद इस तरह का कोई आदेश नहीं आया। उसके बाद यही आया था 5 अगस्त 2019 को, इसको भी कॉन्स्टिट्यूशन अप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर या एप्लीकेशन विद रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर कहते हैं। तो ये 35A एक्चुअली इसी के तहत जोड़ा गया। राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 35A को जोड़ दिया। अब इसे भी चुनौती दी गई है। आपको पता होगा कि 2014 में एक्चुअली वी द सिटीजन नामक एक NGO ने इसको इस आधार पर चुनौती दिया कि भाई संविधान संशोधन करने का अधिकार केवल संसद को है, तो राष्ट्रपति आदेश के द्वारा इसको कैसे जोड़ सकता है। खैर, अब तो इसका बवाल ही खत्म कर दिया है। तो 35A के अंतर्गत क्या था, वहाँ के कुछ खास लोगों को नागरिक मान लिया गया था, और उनके कुछ विशेष अधिकार, उनको कुछ विशेष अधिकार दे दिए गए थे, जो कि नीचे देखिए लिखा हुआ है। जैसे राज्य के सेवा योजन में केवल राज्य के निवासी ही रोजगार प्राप्त कर सकते थे। वहाँ के वित्त पोषित स्कूलों, यानी जो वहाँ के सरकार के द्वारा फंडेड स्कूल थे या हायर एजुकेशन के केंद्र थे, कॉलेज, यूनिवर्सिटी इत्यादि, IIT वगैरह या IIT सरीखे अन्य विद्यालय, बीटेक वगैरह की जो डिग्री देते हैं, तो इस तरह के जो भी इंस्टीट्यूट थे, उन इंस्टीट्यूट को अगर वहाँ की राज्य सरकार फंडिंग दे रही है, तो ऐसी दशा में उसमें विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पाने का अधिकार केवल उन्हीं विद्यार्थियों को था एक्चुअली जो वहाँ के निवासी थे, और वहाँ सेटलमेंट का राइट भी केवल उन्हीं लोगों को था जो वहाँ के निवासी थे या जिन्हें वहाँ की सरकार अपना नागरिक मानती थी। और वहाँ संपत्ति अर्जन करने, जैसे जमीन खरीदने का अधिकार केवल इन्हीं लोगों को मिला हुआ था। अब ये सभी चीज़ें बदल गई हैं। आपने देखा कि अभी किस प्रकार से मोदी सरकार ने 1971 के जो नोटिफिकेशन था वहाँ बसने के संबंध में, उसको वापस ले लिया है, और अभी सेना के लोग हैं या CRPF के लोग हैं या BSF के लोग हैं, इन लोगों को वहाँ बसने की इजाज़त दे दी है। तो इसके लिए बहुत सारे सर्टिफिकेट भी जारी किए जा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपने संक्षेप में ये बात समझी होगी। और आगे देखिए, इसमें अनुच्छेद 370 की धारा 3 का हमने जिक्र किया, चूंकि ऊपर एक प्रश्न भी है कि वास्तव में इसका दुष्परिणाम क्या हुआ, इसका परिणाम क्या हुआ है। तो अब देखिए,
370 की धारा 3 के अंतर्गत यह व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति चाहे तो राज्य की विधानमंडल से पूर्व सहमति लेकर, विधानमंडल या वहां विधानसभा समझिए, वहां की एक्चुअली राज्य विधानसभा की बात थी, तो अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो समाप्त हो गई थी, तो अब वो विधानमंडल आप उसे समझ सकते हैं से पूर्व सहमति लेकर राज्य के इस विशेष दर्जे को समाप्त कर सकता था। इसी को आधार बनाकर बीजेपी से हटाने की बात करती थी। अब आप देखिए इसका परिणाम, पिछले वर्ष यानी फॉल आउट कह सकते हैं, कॉन्सिक्वेंस कह सकते हैं, दुष्परिणाम भी कह सकते हैं। पिछले 5 अगस्त को संसद में जब वर्तमान गृह मंत्री श्री अमित शाह ने इस विशेष दर्जे को समाप्त करने की घोषणा की, तो उन्होंने पीओके व अक्सई चीन को भी भारत वापस लेने की बात कही। पाकिस्तान के जन्मदाता मोहम्मद अली जिन्ना कश्मीर को गले की नस, जगुलर वेन कहा करते थे। पाकिस्तान की सेना इसी को साकार करने के नाम पर वहां अपनी प्रासंगिकता बनाए रखती है। वो एक इमेजिन्ड थ्रेट क्रिएट करती है। वो ये कहती है कि भाई देखो, अगर पाकिस्तानी लोग सेना की इज्जत नहीं करेंगे तो भारत उनको नोच डालेगा, और ये काल्पनिक भय पैदा करके वो लोग अपने पीछे वहाँ के लोगों को किए रहते हैं। और जनरल जियाउल हक और उसके पहले जनरल अयूब खान के जो पॉलिसी थी, उसी को साकार करने के लिए वहाँ की ISI ने, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ने 1989 में इन्फ्लिक्टिंग 1000 कट्स ऑन द सॉइल ऑफ इंडिया, भारत को 1000 जख्म देने की योजना बनाई। और उनको पता था कि वो सीधे युद्ध में भारत से लड़ नहीं सकते, तो उन्होंने आतंकवाद को प्रायोजित करके भारत को दहलाने की एक साजिश रची। और एक योजना, एक्चुअली ये सरकारी योजना, डीप स्टेट कहा जाता है, ये डीप स्टेट की योजना है वहाँ, और उसमें सेना भी है, जिहादी लोग भी हैं, वहाँ की सरकार भी है, ये सब मिल करके भारत को दहलाने की कोशिश करते रहते हैं। तो वहाँ की सेना इसीलिए प्रासंगिक बनी रहती है, और जो मलाई काटती रहती है वो इसी के नाम पर कि भाई हम भारत से आपको बचाएंगे। अब आप आगे देखिए, इस विशेष व्यवस्था के समाप्त होने, लद्दाख को संघ राज्य बनाए जाने, भारत द्वारा बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो चीन का है, जिसका हिस्सा वहाँ सीपेक है, परियोजना का विरोध करने, उसके अमेरिका के करीब आने, उसे अपनी हैसियत बढ़ाने व अमित शाह द्वारा अक्सई चीन वापस लाने के वायदे आदि के कारण शी जिनपिंग चिंतित थे। और भारत के इस कथित दुस्साहस का जवाब देने, खुद को दादा सिद्ध करने, ये बताने कि भाई भारत रीजनल पावर है और अभी पहले पाकिस्तान से तो निपट लो, तब ग्लोबल बात करना। चूंकि शी जिनपिंग को ऐसा डर लगता है कि विश्व जिस तरह से लामबंद हो रहा है, कहीं भारत सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर ना बन जाए। आप जानते हैं सैन फ्रांसिस्को चार्टर के अनुच्छेद 118 और 119 के द्वारा, यानी चैप्टर 18 और 19 और अनुच्छेद 118 और 119 के अंतर्गत यह व्यवस्था है कि अगर 2/3 बहुमत मिल जाए जनरल असेंबली में भारत को इस मामले में, तो भारत सिक्योरिटी काउंसिल का वो सदस्य, परमानेंट सदस्य बन सकता है। तो और भारत के इस कथित दुस्साहस का जवाब देने, खुद को दादा सिद्ध करने व पाकिस्तान जैसे देशों को यह विश्वास दिलाने कि भारत पीओके पर अतिक्रमण नहीं करेगा आदि को ध्यान में रख करके ही चीन ने लद्दाख में घुसपैठ की है और भारत को परेशान करने की कोशिश किया है, और वार गेमिंग कर रहा है, साइकोलॉजिकल वारफेयर कर रहा है, ये डराने की कोशिश कर रहा है। और हमको इस बात को लेकर के गंभीर होना भी है, क्योंकि पाकिस्तान भी कोई भरोसा नहीं है कि वो 2 फ्रंट वार ओपन ना हो जाए, यानी चीन पूर्वी क्षेत्र से हमला करे और पाकिस्तान उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र से हमला कर दे। इसलिए भारत की सेना कुछ एक्स्ट्रा सतर्क है, और भारत इसी दौरान जो है धीरे धीरे ये कोशिश कर रहा है कि चीन पर जो निर्भरता है उसको ख़त्म की जाए, खास करके आर्थिक निर्भरता। इसीलिए आत्मनिर्भर भारत और तमाम तरह की योजनाएं मोदी लेकर के आए हैं, और इस तरह के वीडियो को आगे भी देखते रहिए, शेष चीज़ें आगे भी बताई जाती रहेंगी।